क्यूबा, निकागुआ, मेक्सिको, हैती, चिली, ग्रेनेडा और पनामा, ये सब लैटिन अमेरिकन देशों की लिस्ट नहीं बल्कि इन पीड़ित देशों की सूची है जिनकी सरकारें कभी यूएस के हिसाब से नहीं थी। शुरुआत हुई थी 1898 क्यूबा से और आखिरी था 1989 का पनामा। बट अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है 2026 का, वेनेजुला। सबको पता है कि ड्रग कार्टेल वेनेजुला में बस एक यूएस और ट्रम्प का बहाना है। इनकी असली नजरें तो वेनेजुला के ऑयल रिजर्व्स और गोल्ड माइंस पे हैं। पर क्या कोई देश ये चीज खुल के बोल भी सकता है? कभी नहीं। और वेनेजुला की गलती क्या थी कि उन्होंने यूएस और डॉलर की डोमिनेंस को नकार दिया था। उन्होंने यूएस बेस्ड ऑयल कंपनीज को अपने देश के तेल का पूरी तरह से एक्सेस देने से मना कर दिया था। दरअसल बात है 2007 की, जहां वेनेजुला की गवर्नमेंट एक कंडीशन रखती है कि उनके देश में चल रहे हर ऑयल प्रोजेक्ट में उनकी गवर्नमेंट का 51 से 7% का हिस्सा रहेगा, जो बात अमेरिकन बेस्ड ऑयल कंपनीज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, खासकर एक्सॉन मोबाइल को, जो उस समय अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन थी। और मजे की बात यह है कि एक्सॉन मोबाइल के जो 2006 से लेकर 2016 तक के सीईओ थे, रेक्स टिलरसन, वो 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं। और तो और यूएस के जो अभी के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी हैं, यानी क्रिस राइट, वो लिबर्टी एनर्जी के फॉर्मर सीईओ थे। लिबर्टी एनर्जी जो एक और अमेरिका की बहुत बड़ी ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन थी। सोच के देखो कि क्या ये लड़ाई वाकई अमेरिका की थी भी, और कितना पैसा ट्रंप को इलेक्शन में मिला होगा पॉलिटिकल फंड्स के नाम पे कि एक देश की पूरी सरकार बदल दी गई सिविल कंपनीज के लिए। अच्छा, एक चीज और बताओ कि वेनेजुला आज एक न्यूक्लियर पावर स्टेट होता, उसके पास परमाणु हथियार होते, तो क्या यूएस इतनी हिमाकत कर पाता? कभी नहीं। तो शायद इसीलिए ईरान आज भी इतने एयर स्ट्राइक झेलने के बाद, इतनी क्रिटिसिज्म झेलने के बाद, अपने टॉप लीडर्स और टॉप साइंटिस्ट की कुर्बानी देने के बाद भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप करने में लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ईरान की तरफदारी कर रहा हूं, बट हाँ, पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। बिना शक्ति के शांति सिर्फ एक मीठा सपना है, जिसे परियों की कहानियों में होता है।